हेलो एवरीवन एंड थैंक्स फॉर जंपिंग बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिजिटल रुपी और CBDCs, दैट इज़ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है ये डिजिटल रुपी, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स क्या है, and we will also understand the difference between the digital rupee and payment services such as GPay, Paytm, etc. So don't miss this one. तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के हमारे बजट सेशन में हमने देखा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि इंडिया इज़ ऑफिशियली प्लानिंग टू लॉन्च अ डिजिटल करेंसी ऑफ इट्स ओन बाय नेक्स्ट ईयर। तो क्या है ये डिजिटल रुपी and how does it differ from digital payment services like your debit cards or your GPays or your Paytms etc. तो मान लीजिए अगर आपने मुझे 10 रुपये पेटीएम किए, तो बिहाइंड द सीन्स आपके और मेरे बैंक में कम्युनिकेशन होगी, जहां आपका बैंक बताएगा कि आपके बैंक में -10 रुपीज़ का डेबिट होना चाहिए और मेरे बैंक में +10 रुपीज़ का क्रेडिट होना चाहिए। इस पूरे ट्रांजैक्शन में सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं है एंड नहीं इस पूरे ट्रांजैक्शन में कोई नया पैसा आया है सर्कुलेशन में। सो वॉट एवर इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स बिटवीन टू कमर्शियल बैंक्स विथ नो पार्टिसिपेशन बाय द सेंट्रल बैंक एट ऑल। यहाँ पे कोई नए करेंसी की इशुएंस नहीं हुई है। जो पैसा आपके पहले से बैंक अकाउंट में था वही पैसा अब मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये बैंक्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ मनी को, और जीपे और पेटीएम भी यही कर रहे हैं। सो दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डिजिटल रुपी दैट द गवर्नमेंट और द RBI प्लान्स टू इशू। तो ये डिजिटल रुपी है क्या? जैसे मान लीजिए RBI नोट्स प्रिंट करती है, जैसे RBI नोट्स प्रिंट करती है वैसे ही RBI नोट्स प्रिंट करने के बदले अब एक डिजिटली एक ब्लॉकचेन पे पैसे अपलोड करेगी, आप ऐसा मान सकते हो। सो दैट इज़ द डिजिटल रुपी। It is a liability of the RBI and it is the authority of the RBI. Only and only the RBI can mint this money and no one else. And there is no participation by the commercial bank in this whole thing, which is issuance of CBDCs by the RBI. तो आई होप कि अभी आपको ये डिस्टिंग्विश हो गया हो कि पेमेंट सर्विसेज क्या है और ये डिजिटल रुपी क्या है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि मान लीजिए अगर RBI नए पैसे इशू कर रही है इकोनॉमी में, तो इससे तो इन्फ्लेशन होना चाहिए इकोनॉमी में। बट एक एग्जांपल लेते हैं और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि इन्फ्लेशन कर्व करने को या प्रिवेंट करने को RBI क्या कर सकती है कि RBI विल से इफ़ यू नीड 1 लाख रुपीज़ वर्थ ऑफ डिजिटल करेंसी इन योर डिजिटल वॉलेट, आपको 1 लाख रुपए RBI को फिजिकल कैश में सबमिट करने पड़ेंगे। तो जो 1 लाख रुपए नए एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं डिजिटल फॉर्म में, उसके सामने 1 लाख रुपया जो एग्जिस्टेंस में पहले से था वो आउट ऑफ सर्कुलेशन जा रहा है इकोनॉमी के। तो नेट इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं होगा क्योंकि कोई नया पैसा आ ही नहीं रहा है, कोई नया इनफ्लो है ही नहीं। और जो नया पैसा सर्कुलेशन में आएगा लेकिन पुराना पैसा सर्कुलेशन के बाहर जाएगा। सो आई होप अब आपको क्लियर हो जाएगा कि इन्फ्लेशन भी इसके वजह से नहीं बढ़ेगा। तो अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ द डिजिटल रुपी, कि ये डिजिटल रुपी RBI क्यों मिंट कर रही है, इसके एडवांटेजेस क्या है। सो सबसे बेसिक एंड इजी एडवांटेज तो ये है कि RBI का मिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। फिजिकल कैश को प्रिंट करने को और डिस्ट्रीब्यूट करने को बहुत खर्चे लगते हैं, पेपर का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, कार्गो का खर्चा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा एक तो RBI का निकल जाएगा। सेकेंडली पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में जो है ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल फिजिकल कैश कौन कहाँ होल्ड करता है, कौन कहाँ खर्च करता है, मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हो रहा है या टेररिज्म फंडिंग में यूज़ हो रहा है, ये किसी को नहीं मालूम बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रेसेबल। हावेवर अगर आप डिजिटल रुपी में ट्रांजैक्ट करते हो तो सारा डेटा RBI ऑडिट कर सकती है और सारा डेटा RBI के पास अवेलेबल रहेगा कि ये पैसा कौन से वॉलेट से कौन से वॉलेट तक जा रहा है, किस टाइम पे, किस पर्पस के लिए, किस अमाउंट में, किस ब्लॉकचेन थ्रू जा रहा है। ये सारा इन्फॉर्मेशन RBI के पास अवेलेबल रहेगा, जिससे पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। नाउ द थर्ड एडवांटेज इज दैट दिस मनी इज़ प्रोग्रामेबल। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए कि कंट्री रिसेशन में है और RBI को कंट्री को रिसेशन से बाहर लाना है, तो RBI क्या कर सकती है, एक कंप्यूटर कोड में सिर्फ लिख सकती है कि जो भी पैसा अब सर्कुलेशन में है दैट विल एक्सपायर इन द नेक्स्ट 3 years। सो द डिजिटल करेंसी जो आपके वॉलेट में है दैट विल एक्सपायर इन द नेक्स्ट 3 years। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, तो अब आप फोर्स हो जाओगे वो 3 साल के पहले वो पैसा यूज़ करने को,
और इससे जो मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी है वो बढ़ जाएगी और उससे कंट्री रिसेशन से जल्दी बाहर आ जाएगी। सो ये प्रोग्रामेबल मनी का कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एक एडवांटेज होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। मान लीजिए अब यूएसए में कोविड के टाइम पे सभी यूएस सिटीजन्स को $1000 का एक स्टिम्युलस मिला था, लेकिन जिन लोगों को स्टिम्युलस नहीं मिला वो लोग वही थे जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, दैट इज़ द पुअर पीपल। उनको स्टिम्युलस नहीं मिला क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं था, तो उनको पैसे कहाँ से जमा करें और कहाँ जमा करें। So this led to lack of financial inclusion and which is a major problem of the traditional financial system. तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व कर देता है CBDCs। मान लीजिए अगर उस टाइम पे CBDCs होते या डिजिटल डॉलर होता, तो वो बंदे के पास एक स्मार्टफोन था, वो उसमें सिर्फ ऐप डाउनलोड करता एक वॉलेट का, और RBI या वहाँ की जो बैंक ऑफ अमेरिका है, जो भी सेंट्रल बैंक वहाँ की है, वो डायरेक्टली उस वॉलेट में, उस बंदे के वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र कर देती विदाउट द नीड ऑफ एन इंटरमीडिएरी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया दैट देयर विल बी फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द होल फाइनेंशियल सिस्टम। और एक लास्ट एडवांटेज जो हो सकता है वो है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस का। आज के डेट में अगर आपको पैसे यूरोप में आपके फ्रेंड को भेजने हो तो आपको वेस्टर्न यूनियन के पास जाना पड़ेगा। वेस्टर्न यूनियन को अगर आपको पैसे देने हैं तो वो कमीशन चार्ज करेगी विच इज़ एज हाई एज 10%, और 3-4 दिनों के बाद आपके पैसे फाइनली आपके फ्रेंड तक पहुँचेगी जो कि यूरोप में है। अब इसके ऑपोजिट में अगर आप सोचिए आपके पास एक वॉलेट है और आपके फ्रेंड के पास एक वॉलेट है, आप सीधे पैसे आपके वॉलेट से लेके आपके फ्रेंड के वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड intermediary, without the need of the centralized intermediary and without the need of paying high commissions, and it can happen in an instant. So ये जो पूरा क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम है पूरा का पूरा इन अ वे रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा। सो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ हैविंग अ डिजिटल करेंसी। Now some of the disadvantages of having a digital currency is that we are giving too much power. हम बहुत पावर RBI के हाथ में दे रहे हैं जो कि एक वे में अनहेल्दी है। RBI can track all our payments, उनको सारे डिटेल्स पता होंगे कौन कहाँ पैसा कहाँ किस टाइम पे कितना पैसा भेज रहा है, एंड द RBI कैन यूज दिस टू देयर एडवांटेज। मान लीजिए अगर RBI ने या गवर्नमेंट ने कल कोई रूल निकाला, जिनके पास कोविड का वैक्सीनेशन नहीं है या सर्टिफिकेट नहीं है वैक्सीनेशन का, उनका वॉलेट फ्रीज किया जाएगा। अगर हाइपोथेटिकली ये रूल निकाल दिया मान लीजिए RBI ने, सो दिस इज अनफेयर फॉर द कॉमन पीपल। हाउएवर बिकॉज RBI हैज द पावर टू डू दैट, बिकॉज ओनली एंड ओनली द RBI कैन इशू दैट मनी, तो वो उसके पास ये पावर है जो कि अनहेल्दी है। So this is one of the disadvantages of having a central bank digital currency। और एक जो चैलेंज गवर्नमेंट का या RBI का होगा इस पूरे इम्प्लीमेंटेशन में इज दैट ये पूरे सिस्टम को वर्क करने के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, और स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी पेनिट्रेशन इन इंडिया और स्पेशली रूरल और बैकवर्ड एरियाज में अभी कम है। So right now only 54% of the people own a smartphone। ये नंबर बहुत बढ़ना चाहिए आगे अगर CBDCs को इंडिया में सक्सेसफुल होना है तो। सो आई होप आपको अब CBDCs के बारे में एटलीस्ट बेसिक फ्रेमवर्क और नॉलेज समझ आ गया हो, एंड आपको डिजिटल रुपी क्या है ये समझ आ गया हो। और अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए CBDCs में, सो यू ऑल कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है CBDCs के बारे में, और भी बहुत सारे हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स के हेल्प से मैंने समझाया है व्हाट आर CBDCs। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, इट हेल्प्स मी ग्रो, एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू माय चैनल। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।